आगे हम आ जाते हैं अभिक्रिया के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। अभिक्रियाशीलता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। किसके? रिड्यूसिंग शुगर्स के, यानी अपचायक शर्करा के रूप में, और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर के रूप में, यानी अनअपचायक शर्करा के रूप में। तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? अपचायक शर्करा या रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जो अपचायक के रूप में कार्य करती है, यानी रिड्यूस करने का काम करती हैं और दूसरे अणु को ऑक्सीकृत करके प्रभावी रूप से इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं। क्या करती हैं ये? एक तो रिड्यूस करने का काम करती हैं और दूसरा क्या करती हैं? दूसरे अणु को ऑक्सीकृत करके, यानी ऑक्सीडाइज्ड करके प्रभावी रूप से, यानी इफ़ेक्टिव रूप से उनको इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, जिनका वो आगे काम कर सकते हैं। अपचायक शर्करा को किसी भी शर्करा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कीटोन ग्रुप हो, और इसलिए ये अपचायक कारक के रूप में काम करती हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप में ही ये काम कर सकती हैं। रिड्यूसिंग शुगर को कार्बोहाइड्रेट या प्राकृतिक चीनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो रिड्यूसिंग शुगर है या अपचायक शर्करा है, इसको नॉर्मली हम किस भाषा में जानते हैं? हम जो रेगुलर में जो चीनी शक्कर जो हम उपयोग करते हैं, इस रूप में इसको जाना जाता है। वो कैसी होती है? अपचायक शर्करा होती है या रिड्यूसिंग शुगर होती है, जिसमें या तो एक मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। शुगर का अपचायक अंत एक मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप युक्त शर्करा संरचना है। अपचायक अंत मुक्त एनोमेरिक कार्बन के साथ अणु को अंत तक संदर्भित करता है। समझने लायक बात जो है वो ये है कि ये क्या होते हैं। पहले तो ये अपचायक शर्करा क्या होती है? ये अपचायक के रूप में, यानी रिड्यूशन के रूप में काम करती है। दूसरा, ये अणु को ऑक्सीकृत करके उसको इलेक्ट्रॉन भी दे सकती है, और अपचायक शर्करा में किसी भी तरह के शुगर के रूप में इसको माना जा सकता है, जैसे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसको हम किस रूप में जानते हैं? एक जो नेचुरल हम जो चीनी का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसके रूप में इसको जाना जाता है। दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर या फिर अनअपचायक शर्करा। अब ये क्या होती है? एक मूल जलीय विलयन में एक अनअपचायक शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब क्या हुआ इसका? कि यदि हम एक जलीय विलयन, जैसे हमने मानो शरबत बनाने के लिए हम शक्कर को घोलते हैं, है ना, उसमें एक अनअपचायक यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो एक दुर्बल ऑक्सीकरण कारक द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता। मतलब जिनका रिड्यूस नहीं किया जा सके उनको, वो क्या हो गए? नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गए। जैसे एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है लेकिन अल्कोहल नहीं, जैसे कि टॉलेन अभिकर्मक। मतलब वो कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन शुगर के रूप में नहीं है, है ना, शुगर का काम नहीं करता वो। अनअपचायक या नॉन रिड्यूसिंग शुगर को इस तथ्य से अलग किया जाता है कि वे मूल जलीय मीडिया में किसी भी एल्डिहाइड युक्त यौगिकों का उत्पादन नहीं करते, है ना। अनअपचायक शर्करा वे हैं जो टॉलेंस अभिकर्मक या फेलिंग विलयन को तब तक अपचयित नहीं करते जब तक कि वो समूह मुक्त नहीं होते। अब आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट तुम लोगों को कराऊंगी, तब तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी। इसके बाद है कार्यात्मक समूह के आधार पर। तो इसमें है एल्डोजेज और कीटोजेज, जो कि हमने अभी पहले भी यहाँ पे थ्योरी में पढ़ा था कि ये फंक्शनल यूनिट होते हैं, ग्रुप होते हैं इनके कौन कौन से, एल्डोजेज और कीटोजेज। इसके बाद है मोनोसेकेराइड और उसका क्लासिफिकेशन। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? मोनोसेकेराइड पढ़ लिए और ओलिगोसेकेराइड पढ़ लिए, ठीक है। तो आप पहले मोनोसेकेराइड उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे। उसके बाद हम डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं?
ये ग्रीक शब्द मोनो से लिया गया है। मोनो का मतलब होता है एक, है ना, जिसका अर्थ है एकल या सैकेराइड, जिसका अर्थ है शुगर। मोनो का मतलब हो गया एक, है ना, सैकेराइड का मतलब हो गया शुगर यानी शक्कर। मोनोसैकेराइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। क्या होते हैं ये? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं, जिन्हें साधारण शर्करा के उत्पादन के लिए आगे जल अपघटित नहीं किया जा सकता। अब मोनोसैकेराइड्स को और कितने में तोड़ा जाएगा भाई? वो तो नहीं टूटेंगे ना। यदि पॉलीसैकेराइड होते तो वो डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइड में टूट जाते, लेकिन मोनोसैकेराइड्स को तो और नहीं तोड़ा जा सकता। साधारण शर्करा को मोनोसैकेराइड के रूप में जाना जाता है। इनके पास एक मीठा स्वाद होता है जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। इनके पास एक क्रिस्टलीय उपस्थित होता है। इनके पास 3 से 10 कार्बन परमाणु, 2 या अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nOn, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं आगे। मोनोसैकेराइड सहसंयोजी रूप से ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। किससे जुड़े होते हैं? ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा मोनोसैकेराइड सहसंयोजी बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जो तब बनता है जब एक शुगर का OH ग्रुप C-1 के साथ अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया का परिवर्तन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर H2O द्वारा जल अपघटन आक्षेप है। यह अन्य प्रकार के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को कहा जाता है। और ग्लाइकोसिल, जो ग्लाइकोप्रोटीन में शुगर के एनोमेरिक C1 को नाइट्रोजन परमाणु से जोड़ता है, ये बंध न्यूक्लियोटाइड में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है? एक मोनोसैकेराइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या इनके वर्गीकरण को निर्धारित करती, मतलब जितने कार्बन परमाणु होंगे उस हिसाब से ये बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 3 हैं तो ट्रायोस, 4 हैं तो टेट्रोस, 5 हैं तो पेंटोस, 6 हैं तो हेक्सोस, 8 हैं तो हेक्टोस, इस तरह से। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन इसी आधार पर किया गया है। जैसे ट्रायोस 3 कार्बन जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड को के साथ एक मोनोसैकेराइड, ये एक ट्रायोस है जो 2 कार्बोहाइड्रेट चयापचय मार्गों के बीच एक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। और हेक्सोस के कुछ चयापचय टूटने के दौरान शरीर में बनता है। टेट्रोस क्या है? 4 कार्बन परमाणु मोनोसैकेराइड्स हैं। पेंटोस क्या है? ये 5 कार्बन वाला एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है, अब इसी को देखो, पेंटोस के एग्जाम्पल कौन कौन से दिए हुए हैं? जैसे कि राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, है ना, राइबुलोस और एरेबिनोस, ये सारे क्या हैं? ये पेंटोस हैं। पेंटोस 5 कार्बन वाला एक मोनोसैकेराइड है और न्यूक्लिक एसिड और कई कोएंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। इसमें कुछ चयापचय प्रक्रिया के दौरान मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखो, राइबोस, इसका सामान्य सूत्र क्या है? C5H10O5। ये RNA, ATP और NAD और NADP एवं फ्लेवोप्रोटीन जैसे कुछ एंजाइमों की संरचना का तत्व है। फिर डीऑक्सीराइबोस, इसका सामान्य सूत्र क्या है? C5H10O4 और ये DNA न्यूक्लियोटाइड का सिंपल शुगर है। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट द्वारा ग्लूकोज के टूटने के दौरान राइबुलोज एक मध्यवर्ती के रूप में बनता है। एरेबिनोस और जाइलुलोस, ये क्या है? बबूल का गोंद, बेर और चेरी के गोंद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सब क्या है? ये पेंटोस शुगर्स हैं। ठीक है, हेक्सोस में क्या क्या है? हेक्सोस में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, मैनोज, हेप्टोज, मोनोस, ये सारे, और एल्डोस, ये सारे किस में आ जाएंगे? हेक्सोस में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इनको क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद है इसका स्ट्रक्चर में क्या है?
एक जर्मन रसायनज्ञ कौन से एमिल फिशर ने सबसे पहले शुगर की संरचना की खोज की थी। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक मोनोसेकेराइड को एक खुली स्थान श्रृंखला में दो प्रतिबिंब रूपी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल्डिहाइड को दो तरह से प्रक्षेपित किया जा सकता है। कौन कौन इस तरह से, इसका ये दिया हुआ है। इसके बाद आ जाता है इसका जैविक महत्व, यानी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसकी मोनोसेकेराइड्स की। ये क्या है? जीव विज्ञान में मोनोसेकेराइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है जैविक पदार्थों के लिए एक संरचनात्मक इकाई के रूप में कार्य करना। ये क्या करता है? बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि ये है क्या करता है, जैविक पदार्थों को ना उनके लिए स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, संरचनात्मक इकाई के रूप में काम करता है। वे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन बनाकर डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीमर बनाते हैं। जब दो जुड़ेंगे डाई बनाएगा है ना, नॉन शुगर होंगे तो ओलिगोसेकेराइड्स होंगे और इनका पॉलीमर बनाएगा। वे गैलेक्टोसामीन, ग्लूकोसामीन, सियालिक अम्ल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, सल्फोक्विनोवोज, एस्कर्बिक एसिड, मैनिटोल, ग्लूकोरोनिल एसिड और इसी तरह अन्य पदार्थों के पूर्ववर्ती या घटक भी हो सकते हैं। इनमें से कई अणुओं में एक मोनोसेकेराइड घटक पाया जाता है और ये विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा मोनोसेकेराइड जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेंगे वो लेंगे हम डाइसेकेराइड। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।